हेलो एवरीबॉडी। तैयारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट वन में क्या लिखा है? पार्ट वाला वीडियो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट वन में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल कितने से कितने तक कवर करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज पार्ट वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो है आर्टिकल 1 to 4। ओके, तो एक एक करके अभी आर्टिकल्स का समरी देखेंगे पहले, उसके बाद डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस 4 आर्टिकल्स। ओके, तो गाइज आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि भारत नाम का जो चीज है वो इंडिया का ही दूसरा नाम है। ओके, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया? ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आगे आर्टिकल 1 का एनालिसिस में दिख जाएगा। ओके, अब आर्टिकल 2 पे आते हैं। ओके, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नया स्टेट। ओके, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 इज फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट। याद रखना है, आर्टिकल 2 इज फॉर न्यू स्टेट जो कि पूरा नया बनेगा, और आर्टिकल 3 इज फॉर बाउंड्रीज, नेम्स, एरिया का अल्टर करना है एग्जिस्टिंग स्टेट में। ठीक है, ओके। आर्टिकल 4 पे हमने ये लिखा कि आर्टिकल 2 एंड 3 पे जो भी चेंजेस हमने करेंगे वो कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो अमेंडमेंट टू फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल्स ओनली रहेगा। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट स्केड्यूल एंड फोर्थ स्केड्यूल। उसको देख लेना है कि फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है और फोर्थ स्केड्यूल में क्या है। लिंक आई बटन पे है। अगर आपको पता नहीं है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल के बारे में, तो फिर वो वीडियो आप देख लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो पे बताइए कि फर्स्ट स्केड्यूल एंड फोर्थ स्केड्यूल में क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 को एनालाइज करने के लिए हमें जानना पड़ेगा फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, दुनिया भर में जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है कंट्रीज का, उसमें से फेडरल एंड यूनिटरी दो थियोरेटिकली प्रूवन है। ठीक है, फेडरल मतलब यूएस वाला कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी मतलब यूके वाला कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि दो फॉर्म रहता है गवर्नमेंट का। एक यूनियन में रहता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एक स्टेट गवर्नमेंट। आप बोलोगे कि हमारे यहाँ भी ये है, हाँ जी है। फेडरल में हमारा फेडरल सेटअप है बट यूनिटरी बायस है। कैसे, हम बाद में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, अभी फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस समझ लेते हैं। बाद के डिस्कशन के लिए ये फेडरल एंड यूनिटरी का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें काम में आएगा। ठीक है, यूनिटरी में क्या है? एक ही सुप्रीम गवर्नमेंट होगा। यूनिटरी मतलब यूनियन, एक ही यूनियन, एक यूनियन में एक गवर्नमेंट रहेगा और स्टेट का कुछ भी पावर नहीं रहेगा। ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टेट एंड यूनियन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं रहेगा कि कौन कौन सा पावर किस किस को देना है, तो फिर वो नहीं हो सकता फेडरल सेटअप। ओके, यूनिटरी में क्या है? यूनिटरी में रिटन भी चलेगा और अनरिटन भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि पावर किसके पास है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है और पावर अल्टीमेटली उसके पास ही रहेगा। ठीक है, फेडरल सेटअप में क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट एंड यूनियन अपना अपना नियम जब बनाएंगे तो फिर कोई एक चेक करने के लिए रहना चाहिए, नहीं तो फिर लेजिस्लेचर का काम आसान हो जाएगा, वो जो मर्जी वो कर सकता है, ऐसा हो जाएगा। ओके, जुडिशियरी उसको चेक करने के लिए रहना ही चाहिए और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और यूनिटरी में जुडिशियरी अगर पावरफुल नहीं भी है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम गवर्नमेंट एक है और अगर कुछ गलत इधर उधर का काम कर रहा है तो इतना बड़ा कंट्री से उसको अगले चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट हार जाएगा। ओके, अब फेडरल में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन
देखा गया है प्रैक्टिकली कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही मान रखा जाता है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट रहता है, पार्लियामेंट का मान सबसे ऊंचा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन टू गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, क्योंकि दो गवर्नमेंट है, एक स्टेट में और एक सेंटर में, एक यूनियन में और एक स्टेट्स में, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिखा जाएगा, जो कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। यूनिटरी सेटअप में क्या रहेगा, यूनिटरी सेटअप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट रहता है यूनिटरी सेटअप में। ओके, तो फिर ये फेडरल एंड यूनिटरी में से इंडिया क्या है? इंडिया फेडरल सेटअप तो है, लेकिन पूरा फेडरल जैसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करता है वो स्टेट यूनियन से अलग भी हो सकता है, लेकिन इंडिया का स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस का फेडरल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो फिर वो वहाँ पे स्टेट यूनियन से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उससे स्टेट अलग भी हो सकता है। ओके, इंडिया के बाद तो यूनियन से स्टेट अलग नहीं हो सकता कभी भी, किसी भी हालत में। ठीक, तो फिर आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का अन्य नाम भारत है, जो कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब हो गया कि अगर हमको एक नया राज्य गठन करना है तो फिर वो आर्टिकल 2 के तहत एस्टेब्लिश होगा। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि रिसेंटली तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो वो आर्टिकल 3 के तहत अलग हुआ है। ओके, एग्जिस्टिंग स्टेट से एक स्टेट हमने नया बनाया, कोई बाहर का कुछ चीज़ ऐसा नहीं था कि हमने एक स्टेट बनाया। अगर कल हो रहा है बांग्लादेश को हमने एक स्टेट बनाना है इंडिया का, तो फिर हमें आर्टिकल 2 को यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 4 में हमने क्या लिख दिया कि जो भी आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत बनेगा वो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना हो तो भी चलेगा। यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में अगर चेंज हो रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है तो फिर वो मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा। अगर वो सिर्फ शेड्यूल को अमेंड कर रहा है तो फिर आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है वो यूज में नहीं आएगा एंड सिंपल मेजोरिटी में ही अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। थैंक यू।